नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। अब हम बात करेंगे उपनिवेशवाद के आखिरी चरण पर, जिसको हम वित्तीय पूंजीवाद के नाम से जानते हैं, जिसकी शुरुआत 1858 से हुई। इसके दो उद्देश्य थे, मतलब 1858 के बाद ब्रिटिश कंपनी के उद्देश्य बदले, उसी उद्देश्यों के बदलने के नाम पर हमने इसको वित्तीय पूंजीवाद का नामकरण कर दिया। वो उद्देश्य क्या बदलने लगे कंपनी के स्वभाव में कि कंपनी की प्रवृत्ति देखी गई कि भारत को ब्रिटिश पूंजी के लिए खोलना। भारत को जो ब्रिटिश उद्योगपति थे, पूंजीपति थे, उनकी राशि धन के लिए भारत को एक बाजार के रूप में बनाना, और नीतियों में इस प्रकार का भी परिवर्तन लाया गया वित्तीय पूंजीवाद के चरण में कि जो 1858 का विद्रोह हुआ था उसकी पुनरावृत्ति न हो अब, क्योंकि अंग्रेज के पैर उखड़ गए थे। एक समय तो ऐसा आया था 1858 के विद्रोह में। इसके लिए नीतियों का भी पालन किया गया, राजनीतिक नीति में बदलाव किया गया, आर्थिक नीति में बदलाव किया गया। जैसे राजनीतिक नीति में विस्तारवादी नीति का त्याग कर दिया गया और हस्तक्षेप की नीति के द्वारा साम्राज्य विस्तार की योजना को क्रियान्वित किया गया। आर्थिक नीति के अंतर्गत होम चार्जेस के रूप में धन का हस्तांतरण किया जाने लगा। प्रशासनिक नीति के अंतर्गत नियमों को इस प्रकार बांधा गया, इस प्रकार परिवर्तित किया गया कि 1857 के विद्रोह की पुनरावृत्ति न हो। सामाजिक नीति के अंतर्गत हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई और सांस्कृतिक नीति के अंतर्गत प्रारंभ में तो नस्लवादी विभाजन पर बहुत जोर दिया गया, लेकिन बाद में सांप्रदायिक विभाजन पर भी जोर दिया गया, क्योंकि 1947 में भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़के। वो न हिंदुओं की वजह से भड़के थे, न मुसलमानों की वजह से भड़के थे। 1947 के आजादी के समय जो भारत में दंगे हुए, वे अंग्रेजों की 1858 की नीति के आधार पर हुए थे, जिन्होंने भारत में सांप्रदायिक विभाजन की जड़ें जमा दी थी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हिंदू मुस्लिमों का इनमें कोई योगदान नहीं था। वित्तीय पूंजीवाद, ब्रिटिश से एक बड़ी मात्रा में पूंजी भारत की तरफ आई और उसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश के पूंजीपतियों को एक बड़ी राशि ब्याज के रूप में दी जाने लगी। ब्याज के रूप में बड़ी राशि दी जाने लगी और उस पूंजी से जो मुनाफा कमाया जा रहा था वो भी ब्रिटिश जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश के लोग लाते थे, कमाते थे, ब्याज और मूल सब ले जाते थे। अब होम चार्जेस का खर्च ब्रिटिश भारत पर लगाने लगा। यहीं से धन हस्तांतरण की नीति का सिद्धांत जो है जन्म लेता है। देखो, इन सब राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा हुई। वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा राजकीय उपाधि अधिनियम लाया गया, जिसके अंतर्गत 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। लॉर्ड कैनिंग की नीति के अंतर्गत ब्रिटिश क्राउन ने भारतीय शासकों और जमींदारों को संरक्षण देने की नीति अपनाई। सिद्धांततः हस्तक्षेप को व्यवहार में रखा गया, परंतु व्यवहारतः हस्तक्षेप की नीति का पालन किया गया। जैसे कि 1875 में बड़ौदा के गायकवाड़ को रेजिडेंट के हस्तक्षेप के कारण ही अपने पद से हाथ धोने पड़े। इस प्रकार हम थोड़ा सा इसमें बचा है रेलवे का इतिहास, रेलवे का विकास, रेलवे का परिवर्तन। बाकी उपनिवेशवाद के तीनों चरणों को हम समाप्त कर चुके हैं। अब आगे हम शुरू करेंगे भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारत का राष्ट्रवाद, भारत की आजादी की लड़ाई। तो देखते हैं दोस्तों, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।